नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन। मैं एक नी सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम एक हाफ नी रिप्लेसमेंट या तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कैसे करते हैं। तो ये जो आपके सामने खुले हुए दिख रहे हैं, ये हाफ नी रिप्लेसमेंट, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के सेट्स हैं, जिसके द्वारा हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है? टोटल नी रिप्लेसमेंट तो आमतौर पे सभी लोगों ने सुना होता है, परंतु पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जिसमें घुटने को पूरा चेंज ना करके आधा चेंज किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस सर्जरी के कई सारे फायदे हैं। इस सर्जरी में टोटल नी रिप्लेसमेंट की तुलना में काफ़ी कम ब्लड लॉस होता है, काफ़ी फास्ट रिकवरी होती है, जो हमें इंसिशन देना पड़ता है वो छोटा देना पड़ता है, और जो हमें हड्डी काट के जो जॉइंट डालना पड़ता है वो जॉइंट की साइज बहुत छोटी होती है। मिसाल के लिए मैं आपको बता जाऊँ कि जो हमारा जो फीमर, जो ऊपर की हड्डी है, वो ये साइज की होती है, इतनी सी होती है, और जो नीचे की हड्डी होती है वो करीबन ये साइज की होती है। तो ये दोनों ही बहुत ही छोटे इम्प्लांट जो है वो हम यूज़ करते हैं, और इसके कारण से जो हड्डी हमको कट करनी पड़ती है वो भी बहुत कम कट करनी पड़ती है। इस सर्जरी के करने में इन्फेक्शन रेट भी बहुत कम रहती है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की चांसेस भी बहुत कम रहती है। इतना ही नहीं, अपितु आपका जो रिजल्ट है, आपका जो फंक्शन है, वो टोटल नी रिप्लेसमेंट की तुलना में कहीं ज़्यादा रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट गोल्फ खेल सकता है या नॉर्मल ब्रिस्क वॉक कर सकता है, चल सकता है, तो जिस रिप्लेसमेंट पेशेंट का हमने पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की होगी या यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की होगी, वो भाग सकता है, जॉगिंग कर सकता है, साइकिलिंग कर सकता है। तो उसकी जो एक्टिविटी लेवल्स होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा काम कर सकता है। साथ ही अगर हमको दुर्भाग्यवश कभी बाद में इसका रिवीजन सर्जरी करनी पड़े, तो रिवीजन हाफ नी रिप्लेसमेंट करने के बाद रिवीजन बहुत सिंपल रहता है, बहुत क्विक रहता है और इजी रहता है। जबकि टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद का रिवीजन जो है वो एक मेजर सर्जरी होता है और उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो रिवीजन सर्जरी जो होती है वो इसके कारण बहुत ही इजी होती है। इसके कारण हम इस प्रोसीजर को कई बार यंग पेशेंट्स में भी अवॉइड करते हैं। अगर किसी मरीज में दुर्भाग्यवश जल्दी जो है वो घुटने में घिसारा आ गया है, तो ये सर्जरी बहुत अच्छी है। और वृद्ध लोगों में भी एडवाइस करते हैं, क्योंकि अगर आपको मेडिकल कोमोर्बिडिटीज हैं, आप बहुत बड़ी सर्जरी, मेजर सर्जरी टॉलरेट नहीं कर पाते हो, आपको हम बहुत लंबे टाइम तक बेड पे नहीं रख सकते और फास्ट रिकवरी की जरूरत है, उम्र बढ़ने के कारण हाई रिस्क पेशेंट हैं, तो भी ये सर्जरी सफलतापूर्वक की जा सकती है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जब इस सर्जरी के इतने सारे फायदे हैं, तो ये सर्जरी फेमस क्यों नहीं हुई, पॉपुलर क्यों नहीं हुई और ज़्यादा की क्यों नहीं जाती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं आज आपको इसके कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। देखिए, ये जो सर्जरी है ये बहुत ही टेक्निकल डिमांडिंग सर्जरी है। इस सर्जरी को करने में टोटल नी रिप्लेसमेंट की तुलना में कहीं ज़्यादा एक्यूरेसी और कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इसमें सभी सर्जन इस सर्जरी को करने में ट्रेन नहीं होते। दूसरी बात, सभी पेशेंट्स में ये सर्जरी नहीं की जा सकती है। अगर हम घुटने में घिसारे की बात करें तो कुछ ही पेशेंट ऐसे हैं, हम मानेंगे 15 से 20% पेशेंट जो टोटल घुटने का घिसारा जिनको है, उनमें ही ये सर्जरी की जा सकती है। बचे हुए 80% पेशेंट्स में ये सर्जरी कई सारे कारणों के कारण नहीं की जा सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से कारण हैं जिनमें ये नहीं कर सकते। तीसरा कारण ये है कि अगर ये सर्जरी अनइंडिकेटेड पेशेंट में कर दी जाए, सपोजिटली कि जिस पेशेंट में ये नहीं करनी चाहिए थी और कर दी, तो फिर उस केस में रिजल्ट अच्छे नहीं रहते। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस सर्जरी में है कि आप सही इंडिकेशन में, सही पेशेंट में इसको सर्जरी को करें। अब मैं आपको एक मोटा मोटी बता देता हूं कि कौन से पेशेंट होते हैं जिनमें ये सर्जरी की जा सकती है और जिनमें ये सर्जरी नहीं करनी चाहिए। पहला वस्तु, हमको उसी पेशेंट में इसकी सर्जरी कर सकते हैं जहां पर मीडियल जॉइंट में आर्थराइटिस हो, सिर्फ एक जॉइंट के एक भाग में ही घिसारा हो और घिसारा शुरू हुआ। अगर लैटरल साइड पे घिसारा होगा तो ये सर्जरी नहीं की जा सकती। दूसरा, आपको लैटरल साइड पे घिसारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लैटरल साइड पे कार्टिलेज का डैमेज नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपका जो लिगामेंट है, सेंट्रल लिगामेंट जिसको हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, वो लिगामेंट एकदम
नॉर्मल होना चाहिए, उस लिगामेंट में किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चौथा, आपकी जो टखनी है, जो पटेला हम बोलते हैं, उसमें भी मीडियल साइड पे थोड़ा अगर घिसारा है तो चलेगा, परंतु लेटरल साइड मतलब बाहर की तरफ उसमें घिसारा नहीं होना चाहिए। अच्छा, घुटने के अंदर फिक्स्ड डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका घुटना बेंड हो गया है, ट्विस्ट हो गया है, टर्न हो गया है, आप घुटना सीधा नहीं कर पा रहे हैं, अंदर की तरफ बेंड हो गया। अगर कोई भी डिफॉर्मिटी है, अगर आपका घुटना थोड़ा बहुत टेढ़ा भी है तो वो करेक्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम खींचते हैं उसको तो वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना चाहिए। तो करेक्टेबल डिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें सेटिस्फाई होती हैं तो हम पेशेंट का यूनिकॉर्नियल रिप्लेसमेंट सर्जरी कर सकते हैं। अब ये जो सेट आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये जो सेट है, इन सेट में हमको इस सेट के द्वारा ही हम ये सर्जरी करते हैं। अब देखने की बात यह है कि 4 सेट, ये 1 सेट, ये 2 सेट, ये 3 सेट और 4 सेट एकदम सिमिलर है, और ये 2 ट्रे जो है वो अलग है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, परंतु मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आप समझिए कि तकलीफ क्या होती है और किस तरह से हम ये सर्जरी करते हैं। तो ये जो 4 ट्रे हैं, 1 ट्रे, 2 ट्रे, 3 ट्रे और 4 ट्रे, ये अलग अलग साइज की एक जैसी ट्रे हैं। इनमें सिर्फ कलर अलग है, ये लाल रंग का है, ये नीले रंग का है, ये काले रंग का है और ये ग्रे रंग का है। ये चारों एक जैसी ट्रे हैं, ये सिर्फ साइज पर डिपेंड करती है। तो अगर आपकी साइज ज़्यादा है, अगर आप मेल हैं और आपका बिल्ट अच्छा है, तो ये मीडियम साइज का ब्लू कलर का हम यूज़ करेंगे। अगर नॉर्मल कोई पेशेंट है तो उसमें रेड कलर का यूज़ करेंगे। और आपका बिल्ट छोटा है, अगर कोई लेडीज़ है और छोटे साइज़ की है, छोटी हाइट की है, तो उसमें ये ब्लैक कलर की ट्रे हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह की ये आपकी बॉडी की साइज़ के हिसाब से 4 साइज़ की फीमर की ट्रे होती हैं और ये 2 साइज़ की दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रे होती हैं। बहुत ब्रीफ में मैं आपको जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये जो एक टीपीएल जिग होती है, इसके द्वारा हम टीबिया का कट लेते हैं। इसको हम इस तरह से आपके एंकल के ऊपर बांध देते हैं और फिर इस लेवल से हम जो है कट्स लेके आपके टीबिया के साइड पे कट्स ले लेते हैं। टीबिया के साइड का कट ले लिया। अच्छा, दूसरी बात, ये टोटल नी रिप्लेसमेंट की तुलना में इसमें जो इंसिजन आता है वो छोटा आता है। इसका जो आपको जो ब्लड का लॉस है वो भी कम होता है और पूरा पटेला को बाहर की तरफ खिसकाने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट पटेला को थोड़ा सा हम शिफ्ट भी कर देते हैं तो वो इनफ होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम जो है टिबिया को काट देते हैं। तो टिबिया का जो कट्स ले लेते हैं, एक ऐसा कट आता है, एक सीधा कट आता है और एक आड़ा कट आता है, और उसके आधार पर हम वो टिबिया का पीस निकाल देते हैं। वो पीस को हम बिस्कुट कहते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो बिस्कुट है वो आगे की तरफ से वेयर होना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा एक टुकड़ा जो है हम निकाल लेते हैं। एक बार जो टिबिया का कट है वो टिबिया का कट निकल जाता है तो उसके बाद हम लोग फीमर की साइड से जो है वो बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं। और फीमर की बैलेंसिंग के लिए क्या होता है, ये एक रॉड होती है जिसको मीडियल टिबियल अलाइनमेंट रॉड बोलते हैं, और ये एक इसका इंसर्टर होता है। इससे हम जो फीमर होती है उसमें एक होल बनाते हैं, और ये जो रॉड है इसके इस अटैचमेंट के साथ जो फीमर की जो आपकी थाई बोन होती है, उस थाई बोन के अंदर ये रॉड हम डाल देते हैं। फिर इस रॉड से हम लोग एक जो आपका फीमर का जिग होता है, ये फीमर का जिग होता है, इस जिग को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास इस तरह का कनेक्टर होता है जो जिसका एक छोर इसमें चला जाता है और दूसरा छोर जो होता है वो इस कनेक्टर में चला जाता है, और उसके बाद जो है हम इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। ये देख रहे हैं आप, ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट हो गई। और ये कनेक्ट करने के बाद हमारे पास 2 ड्रिल होती हैं। ये एक 4 मिलीमीटर की ड्रिल होती है, इसको हम अंदर डाल देते हैं ऐसे, और दूसरा हमारे पास 6 मिलीमीटर की ड्रिल होती है, उसको हम ऐसे डाल देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, आपके फीमर में जो है वो 2 छेद हो जाते हैं। ये 2 छेद करने के लिए आप ये वाली जिग का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये वाली जिग यूज़ करें, चाहे तो ये वाली जिग यूज़ करें। इन दोनों में से कोई भी एक जिग का प्रयोग करके आप फीमर में 2 होल्स कर सकते हैं, और इससे आपका जो फीमर है वो डिसाइड हो जाता है कि हमें क्या करना है। एक बार आपने ये 2 छेद कर दिए, उसके बाद से ये एक पोस्टीरियर फीमर रिसेक्टिंग गाइड होता है, ये हम उन दोनों छेदों में डाल देते हैं। और ये छेद में डालने के बाद हम जो पीछे की तरफ है वहाँ पे एक कट ले लेते हैं। वो कट लेने से जो पीछे का हिस्सा है फीमर का वो निकल जाता है और फ्लेक्शन गैप हमारे पास आ जाता है। एक बार ये कट आ गया, उसके बाद हम पीछे की बची हुई जो गादी होती है, साइड की गादी होती है, उसको सारी गादी को निकाल देते हैं। अब जो खास चीज़ है सिस्टम की, उसमें यह है कि ये सिस्टम बड़ा एक्यूरेट है। वो एक्यूरेट कैसे कि हम 1 मिलीमीटर पे, बहुत जो 1 मिलीमीटर एक बहुत छोटा क्वांटिटी होता है,
और 1 मिलीमीटर के लेवल के ऊपर इस घुटने को बैलेंस कर सकते हैं। और वो बैलेंस करने के लिए हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको स्पीकर बोलते हैं। तो एक बार हमने ये ड्रिल कर दिया, उसके बाद ये स्पेशल स्पीकर होते हैं हमारे पास, और इस स्पीकर को हम अंदर डाल देते हैं उस छेद के अंदर, और उसके ऊपर फिर हमारे पास जो रीमर होता है उससे हम इसको मिल कर देते हैं। तो ये स्पीकर के ऊपर ये रीमर चला जाता है और इस रीमर को हम रीम कर देते हैं इस तरह से, तो हमारा जो फीमर है वो प्रिपेयर हो जाता है। फिर हम उसका गैप स्टडी करते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन गैप को स्टडी करते हैं। आपको ये बातें सुनने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो इंग्लिश में भी बनाया है। अगर आपको और डिटेल में इसका पूरा टेक्निक समझना है तो वो वीडियो देख के आप उसके बारे में समझ सकते हैं। समझने की बात यह है कि एक बार हमने इसको रीम कर दिया, उसके बाद हमको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन गैप, मतलब ऐसा और ऐसा, इन दोनों गैप की इक्वालिटी को देखना होता है, और हम धीरे 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 सीरियल स्पीकर डाल के उसको मिल कर देते हैं। तो 1 मिलीमीटर के गैप में हम छोटे छोटे बार हर बार रीम करके इस मिल के द्वारा, ये एक रीमर मिल होती है, इसके द्वारा जो है हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। उस लेवल पर एडजस्ट करते हैं कि ये स्पून होती है, ये देखिए ये 1 मिलीमीटर की स्पून है, ये 2 मिलीमीटर की स्पून है, इसका जो गैप है वो 2 मिलीमीटर का है, और ये 3 मिलीमीटर का स्पून है। तो सपोजिटली ये वाली स्पून जा रही है तो मतलब गैप 3 मिलीमीटर का है, और ये वाली स्पून जा रही है तो गैप 1 मिलीमीटर का है। तो फिर हम अगर 3 मिलीमीटर की गैप फ्लेक्शन में जा रहा है और 1 मिलीमीटर का एक्सटेंशन में डाल रहा है, तो 3 - 1 2, तो 2 का स्पीकर डाल के उसके ऊपर वापस से हम रीम कर देते हैं। तो ये करने से हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन गैप बराबर हो जाता है, तो हमारा जो घुटना होता है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, एक बार बैलेंस हो गया घुटना, उसके बाद जो है हम जो है डबल वाला, सो हमारे पास 2 इसके ट्रायल होते हैं, एक ये सिंगल पैक वाला ट्रायल होता है और एक डबल पैक वाला ट्रायल होता है। ये जो डबल पैक वाला होता है ये फाइनल इम्प्लांट के जैसा होता है। तो एक बार हमने जो ट्रायल कर लिया उसमें सेट हो गया, तो हम उसको डबल पैक वाले के लिए उसको प्रिपेयर करके और फिर ये डबल पैक का ओरिजिनल ट्रायल डाल देते हैं। ये ओरिजिनल लिगम जैसा ही होता है, और साथ ही इसमें ना 2 प्रॉब्लम्स होती थी पहले, एक एंटीरियर इम्पिंजमेंट की प्रॉब्लम होती थी और एक पोस्टीरियर इम्पिंजमेंट की प्रॉब्लम होती थी। वो प्रॉब्लम ना रहे उसके लिए ना एक एंटी इम्पिंजमेंट गाइड बना दिया गया है इस तरह का। तो ये एंटी इम्पिंजमेंट गाइड लगा के हम इससे एंटीरियर वाला इम्पिंजमेंट और पोस्टीरियर वाला इम्पिंजमेंट, एंटीरियर इम्पिंजमेंट कैसे निकालते हैं, ये खिलौना जैसा आप देख रहे हैं, इसको हम इसमें फिट कर देते हैं, ये फिट हो गया। उसके बाद से ये जो चीज़ है इसमें फिट कर दिया, ये ऐसे डाल के इसमें फिट हो गया, लॉक हो गया। उसके बाद ये जो चीज़ है ये इसके ऊपर हमने इस तरह से लॉक कर दिया और फिर इसको चला दिया, तो आगे की तरफ से इसका पूरा रीम हो गया, आगे का पूरा इम्पिंजमेंट वो निकल गया। फिर हम क्या करेंगे, ये स्पेशल ऑस्टोटो में ये पीछे की तरफ डाल देंगे और पीछे का इम्पिंजमेंट भी निकाल दिया। तो आगे की जितनी हड्डी बड़ी हुई थी वो निकल गई, पीछे की हड्डी बड़ी हुई थी वो निकल गई। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कहीं पर भी अटक रही है चीज़ वो निकल जाती है, और जो आपका प्रोस्थेसिस है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। प्रोस्थेसिस की लाइफ बढ़ती है तो हम इसकी लॉन्गिविटी ज़्यादा दे पाते हैं, और आपका जो घुटना है जो हम रिप्लेस कर रहे हैं वो ज़्यादा साल चलता है। ठीक है, अब एक बार हमने ये दोनों चीज़ें कर दी, उसके बाद हम जो है फाइनली हम देख लेंगे कि कौन सी साइज़ का पॉली फिट होता है। अभी आप देख रहे हैं 5 साइज़ के पॉली हमारे पास इस सिस्टम में अवेलेबल है, चाहे आप लाल देख लें चाहे आप नीले देख लें, ये 5 साइज़ के पॉली हमारे पास अवेलेबल है। तो ये 3 मिलीमीटर का है, ये 4 मिलीमीटर का है, ये 5 मिलीमीटर का है, ये 6 और 7, तो 3 से लेकर 7 मिलीमीटर तक के पॉली हमारे पास होते हैं। और जो भी हमारी साइज़ आती है उस साइज़ के हिसाब से हम वो पॉली डाल देते हैं, और उसके बाद हम घुटने को हिला के अच्छे से देख लेते हैं कि फ्लेक्शन में भी बैलेंस्ड और एक्सटेंशन में बैलेंस्ड है। उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास ये आप देख रहे हैं इस तरह का एक ये खिलौना है, ये इसको पकड़ सकता है। तो अगर हमको पॉली निकालनी है, बाहर करना है, अंदर करना है, तो ये पॉली इस तरह से डाल के हम जो है उसको पकड़ सकते हैं। तो ये जो खिलौना है ये आपका पॉली को इस तरह से पकड़ लेगा और बाहर ले लेगा, अंदर निकाल देगा। तो इसको कहते हैं पॉली एक्सट्रैक्टर। ठीक है, तो ये पॉली एक्सट्रैक्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल चीज़ है जो हमको पॉली बाहर अंदर निकालने के काम आती है। साथ ही साथ हमारे पास एक फीमोरल हेड इम्पैक्टर भी होता है। जैसे हमने बताया ये आपको ये ओरिजिनल इम्प्लांट होता है, तो इस इम्प्लांट को पकड़ने के लिए और डालने के लिए हमारे पास जो है ये फीमोरल एक्सट्रैक्टर होता है। तो ये इसको पकड़ लेता है और इससे हम इसको अंदर भी डाल सकते हैं और बाहर भी निकाल सकते हैं। इसको स्लैप हैमर बोलते हैं। तो ये जो है फीमोरल जो कंपोनेंट है उसका एक्सट्रैक्टर बोलते हैं इसको। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन सेट जो है एक माइक्रोप्लास्टिक इंस्ट्रूमेंटेशन सेट है। माइक्रोप्लास्टिक का मतलब ये होता है कि छोटे से इंसिजन से छोटे काम के द्वारा आप बहुत प्रिसाइसली और एक्यूरेटली एक सर्जरी को कर सकते हो।
ये सब आपने कर दिया। उसके बाद आपको टिबिया प्रिपेयर करना होता है। टिबिया में बेसिकली ये अलग अलग तरह की साइज़ होती हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि फीमर में 4 साइज़ है हमारे पास, कई बार 5 साइज़ है, और टिबिया में हमारे पास 7 साइज़ अवेलेबल है। और ये टिबिया वाली साइज़ फीमर वाली साइज़ के इंडिपेंडेंट, हम कोई भी टिबिया यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फीमर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने अपनी साइज़ देख ली, जो आपने जो टिबिया का कट निकाला, सेम साइज़ का टिबिया का आपने जो है कंपोनेंट फिट करना है, तो साइज़ आपकी सेम रहेगी। तो टिबिया का निकाला, टिबिया जितना बड़ा बिस्कुट निकला उतना बड़ा आपने टिबिया का कंपोनेंट लगाया, उसको फिट किया, यहाँ पे सॉस से उसको जो है सॉस से प्रिपेयर किया, उसको एक स्पेशल उससे ड्रिल किया और आपका तैयार हो गया। ये जो है ये एक्चुअल टिबिया का कंपोनेंट इस तरह से आता है आपका, ये एक्चुअल टिबिया का कंपोनेंट होता है। ये डाल के हम साइज़ जो है वो आपका देख सकते हैं टिबिया का। ये हमने टिबिया का कंपोनेंट डाल दिया, इसके ऊपर ये ऐसा पॉली आ जाएगा, ये आप देख रहे हैं ऐसा पॉली आ जाएगा इस तरह से, जो आगे और पीछे ऐसे ऐसे हिलता रहेगा आपका, ठीक है। और उसके ऊपर ये फीमर का कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये एक अपने पास जो फाइनल आप देखेंगे, तो फाइनल जो प्रोसेसिस है वो इस तरह का आएगा आपके पास, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये टिबिया आएगी, टिबिया के ऊपर ये पॉली आएगी जो प्लास्टिक की होगी, और ये एक फाइनल आपका ऊपर का प्रोसेसिस आएगा जिसको फीमर बोलते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो है जो मूवमेंट कर रहा है आपका, वो फुल मूवमेंट करेगा 90 डिग्रीज से लेके 120 डिग्रीज तक। और जैसे आप देख रहे हैं कि जो पॉली है ये फुल्ली मूवेबल है, इसको कोई पकड़ नहीं रखा है, तो इसके कारण ये जो जॉइंट होता है ये फ्री बियरिंग, ये तो मेनिस्कल बियरिंग बोलते हैं, और इसकी जो मोबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है, और इसका वियर रेट भी काफ़ी कम है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो सिर्फ 0.03 मिलीमीटर्स पर ईयर इसका वियर रेट है। इसका मतलब ये है कि ये जॉइंट लॉन्ग लास्टिंग होता है और जल्दी घिसता नहीं है, इसके कारण ही इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो आशा करता हूं कि मैं इस जॉइंट के बारे में आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर पाया होऊंगा। आपको फिर एक बार हम अच्छे से सेट्स दिखा देते हैं। ये अलग अलग सेट्स हैं, ये जो है वो लार्ज साइज़ का सेट है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ का सेट है, ये मीडियम साइज़ का सेट है, ये जो नीले रंग का ये मीडियम साइज का है, जो लाल रंग का है वो स्मॉल साइज़ का सेट है, जो काले रंग का है वो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ का सेट है। तो ये अलग अलग तरह के सेट, अलग अलग जो अलग अलग साइज़ के पेशेंट होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। अगर आपको इस सर्जरी के संबंध में कोई भी और डाउट हो, कोई भी और आपके मन में क्वेरीज हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।